गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत। और आज हम पढ़ रहे हैं आज़ाद हिंद फौज। कल भी इसके विषय में पढ़ा था अपन ने, बाबू सुभाष चंद्र बोस के विषय में पढ़ा। किसने दी थी इन्हें नेताजी की उपाधि? हिटलर। हिटलर को जर्मनी का तानाशाह, शासक नहीं बोल सकते, तानाशाह, जर्मनी का तानाशाह। क्या वो भारत के पक्ष में था हिटलर? भारत के पक्ष में रहा होगा कि हिटलर? नहीं था। क्यों? सर उन्होंने भारतीयों को जो ब्रिटिश सेना की ओर से युद्ध कर रहे थे उन्हें बंदी बनाया था। गुड। वो उसकी आत्मकथा है मीन कैम्प। किसकी? हिटलर की। सुभाष चंद्र बोस जी की तो पढ़ ली अपन ने। क्या? द इंडियन स्ट्रगल और इंडियन पिलग्रिम। ठीक, ये उनकी बुक। मीन कैंप जो है वो हिटलर की आत्मकथा है और उसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में हिटलर ने लिखा है कि ब्रिटिश सरकार की जो भारत में नीतियां है वो तारीफ काबिल है। ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं वो भारत में तारीफ काबिल है। कोई उपनिवेशवाद यदि करना है, शासन करना है, तो ऐसी नीतियों को अपनाना चाहिए। और भारतीय जो संघर्ष कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो उसका कोई औचित्य नहीं है। जो टेक्निक है वो ठीक नहीं है, संघर्ष करने की जो टेक्निक है वो ठीक नहीं है, वो स्पष्ट बोलता है। लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस का सहयोग करने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। और ब्रिटेन जो है वो पूरी दुनिया से लड़ना चाहता है, तो किसके भरोसे? अपने उपनिवेशों के भरोसे। और भारत भी उसका एक बड़ा उपनिवेश है। तो वो चाहता है कि ब्रिटेन के जो पक्ष के जो भी है वो किसके पक्ष में हो जाए? जर्मनी के पक्ष में हो जाए। तो इसलिए भारत का वो सहयोग करने के लिए, सुभाष चंद्र बोस का सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 23 जनवरी 1897 बाबू सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? उड़ीसा, कटक में। किस दिवस के रूप में मनाए जाते हैं इनके जन्म दिवस को? हाँ, कोई बता सकता है? विश्व पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। पराक्रम दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को मनाया जाता है। जब भारत से ये पेशावर गए थे, किसने मदद की थी इनकी? उनके भतीजे शिशिर कुमार बोस। शिशिर कुमार बोस ने इनकी मदद की। तब किसान कीर्ति पार्टी के एक नेता थे जो इनके साथ में थे। कोई नाम बताएगा क्या उसका? किसान कीर्ति पार्टी के एक नेता थे। हाँ, भगत राम तलवार। बहुत ही बढ़िया। कौन थे? भगत राम तलवार, जो इनके साथ में गए थे। जब वो काबुल में रह रहे थे और वहाँ भाषा की प्रॉब्लम थी। वहाँ भाषा कौन सी बोली जाती थी? पश्तो, अफगानी भाषा बोली जाती थी। तो ये गूंगे का भेष बदलकर वहां पर रह रहे थे। तब क्या नाम रखा था इन्होंने अपना? जियाउद्दीन मोहम्मद। किसके घर में रह रहे थे वहां पे? उत्तम चंद्र मल्होत्रा। उत्तम चंद्र मल्होत्रा के घर में ये रह रहे थे। काबुल से कहां गए वो? मास्को। काबुल से कहां गए? मास्को गए। और किस नाम से गए थे? तब भी उसने अपना पासपोर्ट बदला था, पासपोर्ट बदल दिया था। क्योंकि उनको जर्मनी जाना है तो मास्को होते हुए जाना पड़ता था। एक राउंड वो पहले लगा चुके थे, लेकिन तब उनको कोई सहयोग नहीं मिला था। इसलिए वो एक यूरोपीय के भेष में गए थे और अपना नाम रखा था उसने ऑरलैंडो मैसेटा। ऑरलैंडो मैसेटा के नाम से ये गए थे। और जर्मनी में कहां पर? रिबनटॉप। किससे मिले जर्मनी में?
हिटलर से मिले और हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि दी। वहां से कहा, वहां से जापान, वहां से जापान। सीधा सा क्वेश्चन बनता है, रास बिहारी बोस, कल पढ़ा था अपन ने इनके विषय में भी। रास बिहारी बोस कहां पर थे? जापान। रास बिहारी बोस, कौन सा मैटर था इनके ऊपर? दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र केस भी इसे बोला जाता है। किसको मारने की कोशिश की थी इन्होंने? लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग को मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गए। लेकिन इनके ऊपर एक केस चला और ये वहां से चले गए और जापान में वो अपना निर्वासित जीवन जी रहे थे। जापान में पहुंचे तो वहां के पीएम, क्या नाम? तोजो। और सेनापति फ्यूजीवारा। इनसे इनकी मुलाकात हुई और डवाजी फूजीवारा बोलते हैं इसे, इनसे मुलाकात हुई। और जापान के जो पीएम थे हिकेदी तोजो, इनसे मुलाकात हुई। और एक और व्यक्ति से मुलाकात हुई उनकी वहां पर। कौन? कैप्टन मोहन सिंह। रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह, इस इनके विषय में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, कोई बताए जरा इनके विषय में 2 लाइन। कैप्टन मोहन सिंह, हाँ, भारतीय सेना के नायक, जापान में जिन्हें युद्ध बंदी के रूप में रखा गया था और इन्होंने वहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था। आजाद हिंद फौज का गठन किया था। इसी प्रकार दूसरा नाम हमें पढ़ना होगा, रास बिहारी बोस। 2 लाइन हमें इनके विषय में भी पता होना चाहिए। टू द पॉइंट क्या लिखना है। तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका और 1915 में भागकर कहां चले गए? ये जापान चले गए थे। जापान चले गए थे। एक छोटी सी कहानी वहां पे भी छुपी हुई है। जब ये सुभाष चंद्र बोस कब गए थे भारत से? काबुल, पेशावर, काबुल, कब गए? 1925 या 24 में, पक्का 1940 में गए। भारत सुरक्षा कानून एक्ट के तहत इन्हें घर में बंदी बना कर रखा था। कल पढ़ा ना अपन ने 1940 में। और ये भी था कि इनको जेल में नहीं रख सकते थे क्योंकि ये बीमार थे और कभी भी इनकी डेथ हो सकती थी। तो नहीं चाहते थे, ब्रिटिश सरकार अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेना चाहते थे, तो इसलिए इनको कहाँ नजरबंद कर दिया? घर में ही नजरबंद करके रखा था। और बाहर पुलिस का पहरा, बाहर रोड पे सब तरफ पुलिस का पहरा। इसके बावजूद किसी को उनसे घर से बाहर निकलने की कानो कान खबर नहीं हुई। उसका कारण क्या रहा होगा? जी, भेष बदल कर गए थे। भेष बदल कर गए थे तो वो तो बाहर गए थे, लेकिन घर में तो पता होना चाहिए ना कि घर में नहीं है करके। ये तो पता होना चाहिए ना घर में नहीं है करके। यदि हम घर से बाहर कहीं चले जाए, बाहर वालों को नहीं पता चलेगा क्योंकि हम भेष बदल के गए हैं, लेकिन घर वालों को तो पता रहेगा ना कि ये घर में नहीं है करके। ठीक, लेकिन उनके भतीजों ने और उन्होंने मिलकर प्लानिंग की थी कि घर के किसी भी सदस्य को बताना नहीं है। और साथ ही बाकायदा उनके लिए टिफिन आता था, खाना आता था, और कोई भी एक भतीजा अंदर जाता था और उनके हिस्से का खाना खा लेता था। बाकायदा वो चाय मंगाते थे, टाइम पे 5 बजे चाय चाहिए तो चाय भी पहुंचते थे उनके लिए, ताकि किसी को डाउट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि घर में कोई है या नहीं। मतलब इस तरीके से उनकी मम्मी को तक के नहीं पता था कि ये घर में नहीं है, क्योंकि नजरबंद है तो उनको कमरे में बंद करके रखा। लेकिन उनके लिए बाकायदा टिफिन लेके जा रहे हैं, टाइम टू टाइम उनके कपड़े लेके जा रहे हैं, गीले करके कपड़े ला रहे हैं, कपड़े उनके सूख रहे बाहर बराबर। तो जो पहरेदार थे उनको क्या पता है, उनको तो लग रहा है कि बाबू सुभाष चंद्र बोस अंदर ही
है। और उन्होंने ये वार्निंग दी थी भतीजों को कि तुम तो 6-7 दिन निकाल लो, 6-7 दिन यदि निकल गए तो सुभाष चंद्र बोस को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चाहे 11 मुल्कों की पुलिस पीछा करे या 12 मुल्कों की पुलिस पता करे, फिर मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बस आपको कितने दिन निकालना है? 6-7 दिन निकालना है। वो तो पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता कि सुभाष चंद्र बोस है या नहीं है। लेकिन क्या हुआ, पेशी पड़ गई उनकी, पेशी पड़ गई तो अदालत में उनको हाजिर होना था और अदालत में अनुपस्थित रहे। जब अदालत में अनुपस्थित रहे तो घर आई पुलिस, बोले कहाँ है? बोले इस कमरे में। वहां जाके देखा तो है ही नहीं। बोले हमें नहीं पता कहाँ गए, तो पहरा तो आप लोग दे रहे हो। तो इस तरीके से घटना उनके साथ में घटी थी। तो इसलिए वो 6-7 दिन तक बाहर बढ़िया घूमते रहे भेष बदल कर, किसी ने देखा भी नहीं, डाउट भी नहीं किया कि ये सुभाष चंद्र बोस तो नहीं है करके। यदि वो पता चल जाता कि घर में नहीं है तो फिर तलाश करते, तो फिर उनके जैसे आदमी को देखते तो फिर सुभाष चंद्र बोस पकड़ में आ सकते थे। तो प्लानिंग बड़ी अच्छी थी और सहयोग सभी लोग कर रहे थे। राज बिहारी बोस के बारे में पढ़ लिया अपन ने। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया? राज बिहारी बोस। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन राज बिहारी बोस ने किया। और हमने कल और 2 बातें पढ़ी थी। इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के, स्वामी विवेकानंद। और राजनीतिक गुरु कौन थे इनके? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। पत्नी का नाम एमिली शेकल। एमिली शेकल। कहाँ विवाह किया था उन्होंने? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया में। और पुत्री का नाम अनीता बोस। अनीता बोस। अनीता बोस। और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ऑस्ट्रिया में वो प्रोफेसर थे। अभी प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुई। जर्मनी से जब वो जापान पहुंचे, जर्मनी से जापान पहुंचे, काय से पहुंचे थे वो? यू-बोट, पनडुब्बी से पहुंचे थे, पनडुब्बी से पहुंचे थे। और देखो संघर्ष कितना बड़ा उस इंसान का कि समझ में नहीं आता ईश्वर ऐसे लोगों को बनाता है किस मिट्टी से हो, कि जब वो वहां से आए तो ये तो सामान्य व्यक्ति थे, ये कोई तैराक तो थे, है? और उनको बोला गया था कि पहले ही, क्योंकि वहां का पानी का माहौल है, पानी में रहना है आपको, महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, वो टेम्परेचर आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप तो बीमार आदमी हो, वैसे भी बीमार हो तो दिक्कत हो सकती है आपको, लेकिन उन्होंने फिर भी स्वीकार किया। और जब वो जापान पहुंचे और उन्होंने देखा, जापानी जहाज को देखा, तो बड़े खुश हुए कि अब हम जापान पहुंच गए। लेकिन इतनी तेज बारिश और इतना मौसम खराब हो गया कि जो लहरें चलती है ना, क्या बोलते हैं उसे, सुनामी, सुनामी में फंस गए। 2 दिन तक जहाज जो है वो समानांतर चलते रहे। 2 दिन तक जो जहाज है वो एक दूसरे के समानांतर चलते रहे। पता चल गया कि ये है, ये है भाई, एक दूसरे से कहीं दूर न चल जाए, तो दोनों जहाज समानांतर चलते रहे, पर एक जहाज से उस जहाज पर नहीं जा सके। क्यों? क्योंकि लहरें चल रही थी उस समय, मौसम बहुत खराब था और इतना गहरा समुद्र, प्रशांत महासागर का। और कहां से गए थे वो? भारत से होते हुए गए थे, भारत से नहीं गए थे। अफ्रीका महाद्वीप का, यूरोप से वो लाल सागर वाला जो कालीकट जो अपन ने पढ़ा ना, वास्को डी गामा ने जो रास्ता केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए इधर से वो गए थे पूरे। कितना समय लगा होगा? लगभग 2 महीने का समय लगा है। और 2 दिन तक, अब सोचो मंजिल सामने हो और 2 दिन तक यदि आमने सामने घूमते रहे, कितनी तकलीफ हुई होगी उसे। फिर वहां से छोटी बोट जो नाव रहती है ना, उसमें गए, जबकि तैराक नहीं थे, और उसके बाद में वो जापानी जहाज में शिफ्ट हुए थे। कितना बड़ा संघर्ष रहा होगा इनका। अब हम जापान की बात करेंगे। तो राज बिहारी बोस ने बाबू सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का
प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। सैनिक सहायता का आश्वासन दिया। जापान द्वारा सैनिक सहायता का आश्वासन दिया। और जो तोजो जापानी राष्ट्रपति, अब हम यहां से कहानी के रूप में नहीं, फैक्ट के रूप में पढ़ेंगे। जापानी प्रधानमंत्री, इनको 2 द्वीप दिए थे। ये क्वेश्चन अक्सर यहां से उठता है। एक है अंडमान और दूसरा निकोबार। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन से ये छीन लिए थे जापान ने, जापान के कब्जे में थे। और ये किसको दिए गए? आजाद हिंद फौज को दिए गए। सुभाष चंद्र बोस ने इसका नाम रखा शहीद द्वीप। अंडमान का नाम रखा शहीद द्वीप। और इसका नाम रखा स्वराज द्वीप। यहां से क्वेश्चन उठता है। शहीद द्वीप, अंडमान को क्या नाम दिया? शहीद, और निकोबार को स्वराज द्वीप का नाम दिया। मुख्य सेनापति कौन थे इसके? आजाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति सुभाष चंद्र बोस, सुप्रीम कमांडर भी जिसे कहते हैं। आजाद हिंद फौज को 9 देशों की सरकार ने मान्यता दी। अब उन्होंने शासन करने के लिए जगह मिल गई उनको। कौन कौन से? अंडमान निकोबार में 9 देशों ने इनको मान्यता दी। उसमें महत्वपूर्ण है जापान, म्यांमार, हांगकांग, सिंगापुर, इटली, जर्मनी। अब यहां एक क्वेश्चन है। 21 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943, बहुत महत्वपूर्ण तारीख याद रखना, स्थान भी याद रखना होता है। 21 अक्टूबर 1943, कोई बता सकता है क्या हुआ था इस दिन? 21 अक्टूबर 1943, 21, हाँ, सिंगापुर में अस्थायी आजादी फौज Good. की स्थापना की थी। अस्थायी आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहां पर की होगी? सिंगापुर में। अस्थायी आजाद हिंद सरकार की स्थापना सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943। अब ये सरकार की स्थापना हुई, 7 देशों ने इसे मान्यता भी प्रदान की। और नेताजी के पास कौन से पद थे? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब पद किसके पास थे? सुभाष चंद्र बोस के पास में। ये जो आजाद हिंद सरकार जिसकी स्थापना सिंगापुर में की, तो इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेनापति और विदेश मंत्री का पद उन्होंने अपने पास में रखा। विदेश मंत्री का पद अपने पास में रखा। और मुख्यालय कहां पर था इसका? ये क्वेश्चन भी बनता है या गलती भी होती है। आजाद हिंद सरकार का मुख्यालय और ये रंगून, ये स्थानांतरित हुआ था 1944 में। तब तक इसका कोई मुख्यालय नहीं था, लेकिन ये कहां बन गया? रंगून में। लेकिन कब से?
44 से। अब यहाँ सिंगापुर और ये रंगून दोनों में कंफ्यूज होते रहते हैं। तो सरकार की स्थापना सिंगापुर में, लेकिन मुख्यालय कहाँ रखा था इन्होंने? रंगून। मुख्यालय कहाँ पर रखा? रंगून। 4 गुरिल्ला रेजिमेंट थी इसमें। सेना जब बनी तो 4 गुरिल्ला रेजिमेंट, 4 गुरिल्ला रेजिमेंट। अब ये जो आजाद हिंद फौज थी तो ये सेना भी अलग अलग भागों में बटी हुई थी बराबर। 4 गुरिल्ला रेजिमेंट। एक है सुभाष रेजिमेंट, सुभाष रेजिमेंट, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, सुभाष रेजिमेंट। दूसरा है गांधी रेजिमेंट, गांधी रेजिमेंट। प्रिया और कौन सी है? नेहरू और आजाद, नेहरू और आजाद। महिला रेजिमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये 4 गुरिल्ला रेजिमेंट, 4 गुरिल्ला रेजिमेंट। सुभाष रेजिमेंट के प्रमुख थे कर्नल शाहनवाज, कर्नल शाहनवाज, कर्नल शाहनवाज। सुभाष रेजिमेंट के प्रमुख कर्नल शाहनवाज। गांधी रेजिमेंट एमजे कियास, एमजे कियाज, एमजे कियाज। नेहरू रेजिमेंट पे अजीब खान, अजीब खान। और आजाद हिंद रेजिमेंट के प्रमुख थे गुलजार सिंह, गुलजार सिंह। गुलजारा सिंह भी मिल सकता है, गुलजार सिंह। और एक है झांसी, रानी झांसी रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट। यहां से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बताइए, आप बताओ कौन थे इसके प्रमुख? अभी अभी राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़े थे। लक्ष्मी सहगल, लक्ष्मी सहगल, लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल, स्वामीनाथन सहगल। गुप्तचर विभाग था एक, गुप्तचर विभाग। मोहम्मद हमीरपुर रहमान, मोहम्मद हमीर रहमान, हमीर रहमान ये नाम इनका। ये गुप्तचर विभाग के प्रमुख थे। महिला विभाग भी था एक, तो महिला विभाग की प्रमुख कौन होगी? स्वामी लक्ष्मी स्वामी सहगल। ये सोच रहे होंगे लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो एक विंग की प्रमुख थी, रानी झांसी विंग की प्रमुख थी। प्रेमा मुखर्जी, प्रेमा मुखर्जी ये महिला विभाग की प्रमुख थी, प्रेमा मुखर्जी। सैन्य मुख्यालय कहाँ रखा था? रंगून। और घोषणा कहाँ की गई थी सरकार की? सिंगापुर में। कब की गई थी? 21 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि बाबू सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद सरकार की कमान कब सौंपी गई थी? किसने सौंपी गई थी ये तो पता है अपने को, राज बिहारी बोस ने। कब सौंपी गई थी? तो 4 जुलाई 1943, 4 जुलाई 1943, 4 जुलाई 1943 को राज बिहारी बोस ने अपने हाथों से कमान जो है वो किसको दी? सुभाष चंद्र बोस को। जबकि इसका गठन किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने। पुनर्गठन किसने किया? राज बिहारी बोस ने। दोनों तीनों नाम हमें
कंठस्थ एकदम याद होना चाहिए। युद्ध की शुरुआत, अब सब कुछ हो गया, सरकार बन गई, सेना बन गई। अब जापान ने या जर्मनी ने जो मदद किया आजाद हिंद फौज के पुनर्गठन के लिए, संगठन के लिए, युद्ध बंदियों को रिहा कर दिया और बोला कि आप अब लड़ो। तो ऐसा नहीं कि आप अपने देश में चले जाओ, नहीं, क्या करना है तुम्हें? लड़ना है। और किसके विरुद्ध लड़ना है? अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना है। तो उन्होंने शुरुआत की। तो अराकान योमा, क्या चीज है अराकान योमा? जापानी क्षेत्र है। अराकान योमा होते हुए भारत की ओर पहुंचेंगे। तो भारत की ओर पहुंचते हैं तो अपन एक माइंड मैप देखें तो जापान की ओर भारत का कौन सा हिस्सा पड़ता है? कन्याकुमारी पड़ेगा, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत है ना। तो अराकान योमा देखो तो नागालैंड के पहाड़ियां, नागालैंड साइड की पहाड़ियां, उसे अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। तो इस साइड से उन्होंने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। शुरुआत यहीं से होगी और समय वही खराब रहेगा, बारिश का मौसम ही हो। तो युद्ध की शुरुआत अराकान योमा पहाड़ी बर्मा से, युद्ध की शुरुआत अराकान योमा पहाड़ी बर्मा से। ये क्वेश्चन भी बनता है, अराकान योमा पहाड़ी बर्मा से कि बर्मा के रास्ते नागालैंड के क्षेत्र कोहिमा व इम्फाल पर घेरा डाला। 18 मार्च 1944, ये तारीख भी याद रखना, 18 मार्च 1944। अब सोचो कितने दिन से ये सिपाही भारत के बाहर थे। सुभाष चंद्र बोस कब निकले थे भारत से? 1940। ठीक। रास बिहारी बोस कब निकले? 1915। कैप्टन मोहन सिंह 1939 के बाद से उनको बंदी बना के रखा हुआ था और पूरे सेना लगभग 1939 से ही बाहर थी। और कब कदम रखा उन्होंने? 1944। कभी सोचा नहीं था उन्होंने, कभी नहीं सोचा था, क्या नहीं सोचा था कि कभी हम दोबारा वापस भी आ पाएंगे, कभी नहीं सोचा था। जैसे हम जानवरों को बांध के रखते हैं, इतना खाना देते हैं कि जिंदा रह सके, या कहीं काम पे ले जाना हो तो दूसरे दिन वो काम कर सके, बस इतना उनको चारा पानी मिल रहा था। बंदी बना के रखा हुआ था, बांध के रखते थे, हथकड़ियों में जकड़ के। और वो जब भारत की भूमि पर उन्होंने कदम रखा, कितने खुश हुए होंगे, कितने खुश होंगे। तो ये क्वेश्चन बनता है, 18 मार्च 1944 को फौज ने भारतीय धरती पर कदम रखा, भारतीय धरती पर कदम रखा। मणिपुर के मोरंग में तिरंगा फहराया, मोरंग में तिरंगा फहराया तथा इम्फाल व मणिपुर पर घेरा डाल दिया। सिंगापुर में उन्होंने 2 नारे दिए थे, सिंगापुर में 2 नारे दिए थे। कौन कौन से? जोश भरने के लिए लोगों में। कई व्यापारी थे, कई लोग थे जो भारत से प्रवास कर गए थे सिंगापुर में, क्योंकि यहाँ गुलाम देश में कौन रहेंगे। तो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग वो भारत से बाहर चले गए थे।
तो उन लोगों को बोला दिल्ली चलो। क्या बोला? दिल्ली चलो। ये दिल्ली चलो का नारा किसका है? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो। और दूसरा नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये जो आजाद हिंद फौज के जो सिपाही थे, एक दूसरे का संबोधन कैसे करते थे? सबको पता है ना? सबको पता है। एक दूसरे का संबोधन कैसे करते थे? जय हिंद। ये नहीं पता, मैंने बोला तो सबको पता है करके। आज भी तो करते हैं जय हिंद। अब मुझे ज्यादा बोलते हैं जय हिंद। क्यों बोलते हैं मुझे? एनएसएस में होने के कारण बच्चे लोग जब भी मुझसे मिलते तो जय हिंद ही बोलते हैं। तो जय हिंद का उन्होंने, ये भी उन्हीं का नारा है, संबोधन। तो ये पूरी सेना के लिए था कि सेना के सिपाही यदि एक दूसरे से मिलते हैं तो जो हमारा धार्मिक अभिवादन होता है ना, जैसे सुबह सुबह उठते हैं तो जय राम जी की बोलते हैं, जय भीम बोलते हैं, या मुस्लिम समाज में कुछ अलग बोलते हैं। अब इसमें देखा ना अपने कितने मुस्लिम लोग थे इस सेना के अधिकारी, ठीक है। अब धार्मिक आधार पर सब एक दूसरे का संबोधन करेंगे तो थोड़ा सा अलग महसूस होगा। तो इन्होंने बोला कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई भिन्न नहीं है। अब हमारा एक ही ध्येय है, भारत की आज़ादी, इसलिए हम एक ही नारा देंगे और वो है जय हिंद। तो एक दूसरे को संबोधन के रूप में जय हिंद करके वो संबोधित करते थे। कोई भी मैसेज भेजना है तो जय हिंद, और उसके बाद में अपनी बात करेंगे, और जब खत्म होता है तो फिर जय हिंद के साथ में बात को वो खत्म कर देते। तो 3 नारे हो गए उनके। तो दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और जय हिंद। 6 अगस्त 1944, ये घटना भी महत्वपूर्ण है। 6 अगस्त 1944, और ये है महात्मा गांधी जी से संबंध, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। वैचारिक मतभेद तो बहुत है, अपन ने पहले ही पढ़ लिए। एक अहिंसावादी और दूसरे धर्मतल वाले। दूसरे, गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेजों से अभी विश्व युद्ध जब चल रहा है तब हमें नहीं करना चाहिए, और सुभाष चंद्र बोस इसे एक अवसर समझते थे और उसी समय करना चाहते थे। फिर बाद में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया, और सुभाष चंद्र बोस तब देश से पलायन कर चुके थे। सुभाष चंद्र बोस इस बात को जानते थे कि भारत की इतनी बड़ी आबादी है, और जो गांधी जी को राष्ट्रपिता मानती, महात्मा मानती, महात्मा नाम किसने दिया था गांधी जी को? सुभाष चंद्र बोस। नहीं जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने उनको नाम दिया बापू, राष्ट्रपिता, बापू या राष्ट्रपिता। और उन्होंने बोला यदि भारत में प्रवेश कर रहे हैं तो महात्मा गांधी जी को संबोधित करना अति आवश्यक है। तो उन्होंने ये एक खबर जो है 6 अगस्त 1944 को गांधी जी तक पहुंचाई थी। आजाद हिंद फौज ने रंगून रेडियो से गांधी जी को संबोधित किया, राष्ट्रपिता कहा, और बड़े अच्छे शब्दों में बोला था संबोधित करते हुए कि आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन की हमें निरंतर आवश्यकता पड़ेगी। हम बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं जिसमें आपका सहयोग, मार्गदर्शन और आशीर्वाद की आशा है करके बड़ा अच्छे शब्दों में सुभाष चंद्र बोस ने बोला था उनको। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब इतनी बड़ी घटना जब सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई, इतना संघर्ष किया गया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको एक नाम दिया था, देश नायक। किसको? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक का रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक कहा, देश नायक कहा। अब हिरोशिमा नागासाकी वाली घटनाएं भी इसी समय की है, और ऊपर से नागालैंड, कोहिमा, नदियों वाला क्षेत्र, बारिश वाला क्षेत्र, ठीक, बरसात का क्षेत्र, बड़े बड़े मच्छर,
रसद की कमी। रसद क्या होता है? रसद नहीं पता, पक्का में नहीं पता, आपको तो पता होगा। हाँ बता। सेना के लिए जो खाने पीने की गुड, सामान- बहुत ही शानदार। सेना के लिए जो खाने पीने की सामग्री चाहिए वो सब खत्म होते जा रही है। ठीक, सिपाही बीमार अलग हो रहे हैं, कोई दवाई का इंतजाम नहीं है। ठीक, और अब सेना का हौसला धीरे धीरे टूट रहा है बारिश की वजह से। बड़े बड़े मच्छर, ये सबसे बड़ी परेशानी थी। आधे से अधिक सिपाहियों को मलेरिया हो गया था उस समय। अभी बारिश लगती, बारिश में कितने मच्छर, अब डेंगू फैलने लग जाता है ना। उस समय भी ऐसी ढेर सारी बीमारियां हो गई उनको, और ऊपर से अंतरराष्ट्रीय सहयोग जो है वो मिलना बंद हो गया। अब युद्ध जो है दूसरे मोर्चे पे शुरू हो गया। वो लेनिनग्राड की लड़ाई, रूस वाली, रूस ने एकदम सक्रिय सहयोग कर दिया। जर्मनी जो है वो अंदर तक पहुंच गए वहां पर, लेनिनग्राड तक, तो मोर्चा बदल गया। अब इधर सहयोग मिलना बंद हो गया। अब जब आदमी के पास सब कुछ ठीक रहे तो दूसरों की मदद करना चाहता है, और जब खुद की खाने की सोच न हो तो फिर दूसरों को क्या खिलाएगा, वही दिक्कत हो गई। जर्मनी से सहयोग मिलना बंद हो गया। अब एकमात्र देश था वो था जापान, जो संघर्ष कर रहा था। लेकिन पर्ल हार्बर वाली घटना, पर्ल हार्बर की घटना, अब इन्होंने क्या किया, अमेरिका के नौसैनिक अड्डे को उड़ा दिया, पर्ल हार्बर, जापान ने। और अमेरिका ने क्या किया, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, 6 अगस्त पहली बार हाइड्रोजन बम का प्रयोग, पहली बार परमाणु बम का प्रयोग, परमाणु बम का प्रयोग पहली बार। तो 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर लिटिल बॉय के नाम से, और 9 अगस्त 1945 नागासाकी, किस नाम से, फेटमैन, फेटमैन, लिटिल बॉय और फेटमैन के नाम से 2 परमाणु बम गिराए, और जापान कमजोर पड़ गया, जापान कमजोर पड़ गया। 15 अगस्त 1945 ये घटना, ये 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 और 15 अगस्त 1945। देखो आज 6 अगस्त पे है, संयोग है ये, 6 अगस्त को हम पढ़ रहे हैं। हिरोशिमा, हिरोशिमा किस नाम से, लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। और 9 अगस्त नागासाकी, नागासाकी, फेटमैन, फेटमैन, 2 परमाणु बम क्या गिरा है यहाँ पर, परमाणु बम। ये जापान के बड़े औद्योगिक नगर थे, बड़े आबादी वाले नगर थे, नौसेना वगैरह, अड्डे वगैरह सब कुछ एक पर। अब जापान के पास में कुछ नहीं बचा, तहस नहस हो गया, छोटा सा देश वैसे भी। तो इन्होंने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया, और ये मान के चलो कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। ब्रिटेन जीत गया, जर्मनी जापान हार गए, हिटलर आत्महत्या कर चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था। तो अब भारत को, आजाद हिंद फौज को कहां से सहयोग मिलेगा? डीजल पानी जो चाहिए था उनको जिंदा रहने के लिए, अब वो मिलना बंद हो गया। 18 अगस्त 1945, ये भी महत्वपूर्ण है। 18 अगस्त 1945, 18 अगस्त 1945, 18 अगस्त 1945 नेताजी ताइवान से टोक्यो के लिए रवाना हुए। टोक्यो से, ताइवान से टोक्यो के लिए रवाना हुए। ताईहुकू जहाज का नाम था
ताई हुकू, ताई हुकू। कितनी तारीख को बोला मैंने? 18 अगस्त। और तब से फिर सुभाष चंद्र बोस का कोई पता नहीं। ऐसा बोला जाता है कि विमान उनका क्रैश हो गया। तरह तरह की कहानियां हैं उनके ऊपर, वैसे किसी दिन अपन चर्चा करेंगे उसके ऊपर। तो विमान क्रैश हो गया और उस दुर्घटना में बाबू सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई। लेकिन भारतीयों को नहीं पता, भारतीयों की नजर में तो गायब थे। 23 अगस्त 1945, 23 अगस्त 1945, 23 अगस्त 1945 जापान सरकार द्वारा ताइवान रेडियो द्वारा घोषणा की गई कि जापान सरकार द्वारा ताइवान रेडियो से घोषणा की गई कि हवाई जहाज हादसे में उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अस्थियों को टोक्यो के रेनकोजी मंदिर में सुरक्षित रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। अब जब कमांडर की डेथ होगी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब कुछ तो यही थे, तो अब सेना क्या कर सकती है? कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सैनिकों, जो अधिकारी थे, उनको बंदी बना लिया, सेना को बंदी बना लिया गया और गिरफ्तार करके कहां ले गए? आस्था बताएगी। हाँ जी, जर्मनी क्यों लेके जाएंगे? बेचारे जर्मनी वाले तो हार गए हैं। जापान भी नहीं लेके जा सकते क्योंकि वो भी हार गए। ब्रिटेन नहीं लेके जाते। एक अच्छा व्यापारी जो है वो नुकसान का सौदा कभी नहीं करता। अब यहाँ से वहां लेके जाएंगे, फिर उनको वहां पे कोर्ट में केस चलाएंगे, फिर सजा देंगे। उससे अच्छा जहाँ के वही, जहाँ का मैटर है उस मैटर को वही सॉल्व करना चाहिए। लोग अब परेशान क्यों होते हैं कि वो मैटर को आधा अधूरा छोड़कर भागते हैं वहां से, और वो उनका पीछा करते रहता है। इसलिए जहाँ का मैटर वही सॉल्व हो जाए तो ठीक है, एकदम निराकरण वही हो जाना चाहिए। तो उनको वही दिल्ली लाए फिर केस चलाने के लिए, भारत में है, बंदी बना लिया गया। नवंबर 1945, नवंबर 1945, नवंबर, यहां से भी क्वेश्चन उठता है। नवंबर 1945 दिल्ली में, दिल्ली के लाल किले में सेना के सिपाहियों मेजर शाहनवाज खान, मेजर शाहनवाज खान, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन, तीनों नाम अलग अलग लिखना, मेजर, कर्नल, मेजर शाहनवाज खान, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन, और एक है इसमें प्रेम सहगल, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल प्रेम सहगल। कर्नल प्रेम सहगल पर मुकदमा चलाया गया, मुकदमा चलाया गया। क्वेश्चन इतना सा बनता है, कहाँ मुकदमा चलाया गया उसके? तो कहाँ? दिल्ली के लाल, मुकदमा चलाया गया। सभी को बचाने के लिए कांग्रेस ने एक मीटिंग रखी पुणे में एक मीटिंग रखी। देखिए, क्योंकि ऐसा हादसा पहले हो चुका था। कब? 23 मार्च 1931।
23 मार्च 1931 सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, इन तीनों को एक साथ में फांसी दी गई। और ऐसी घटना अब दोबारा भी हो सकती थी और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस घटना, और कांग्रेस यदि इसका विरोध न करे, जबकि देश को अब आजादी मिलने वाली है, अंतरिम सरकार के गठन की बात चल रही है, और ऐसे समय में भी यदि उनको बचाने की मांग न उठे तो फिर तो मतलब ही हो जाएगी कांग्रेस। तो एक मीटिंग रखी गई। अब ये क्वेश्चन भी बनता है, तो मुकदमा दिल्ली में लड़ा गया, तो हम क्या सोचेंगे मीटिंग भी दिल्ली में ही हुई होगी या कलकत्ता में हुई होगी, लेकिन मीटिंग कहाँ हुई? पुणे। तो इनको बचाने के लिए कांग्रेस ने एक मीटिंग कहाँ रखी? पुणे में रखी, और बचाव समिति का गठन किया गया। बचाव समिति का गठन, बचाव समिति का गठन, बचाव समिति का गठन। और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? आस्था, नाम भूला भाई है मगर आप मत भूलना। क्या नाम उनका? भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई अध्यक्ष थे। भूला भाई देसाई, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। नामी गिरामी वकील थे। और जितने भी उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब वकील थे, और ये सब इस समिति के सदस्य थे, मार्गदर्शन समिति में थे। लेकिन अध्यक्ष किसको चुना गया? भूला भाई देसाई। इसके सदस्यों में लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली, कैलाश नाथ काटजू, रघुनंदन सरल। इन सब ने मुकदमा लड़ा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू सदस्यों में बता रहा हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली, कैलाश नाथ काटजू, रघुनंदन सरल, इन सभी ने मुकदमा लड़ा। अब भूला भाई देसाई ने पक्ष रखा। इन्होंने क्या पक्ष रखा? जैसे कर्नल सिंह है, तीनों लोगों की बात करें हम, शाहनवाज खान, गुरुबख्श सिंह ढिल्लन, कर्नल प्रेम सिंह सहगल, ये जो सैनिक थे, सिपाही थे, ये किस सेना के अधिकारी थे? आजाद हिंद फौज के थे? नहीं, ये ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे। किस सेना के अधिकारी थे? ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे। और इन्हें बंदी किसने बनाया? जर्मनी और जापान ने। अब बंदी किसका आदेश मानेगा? जिसने उनको बंदी बनाया है। तो ये पक्ष रखा कि इन्होंने जो भी किया अपनी स्वेच्छा से नहीं किया, विदेशी सरकार के कहने में आकर, दबाव में आकर किया। ये उन्होंने पक्ष रखा था इन्हें। तो इसलिए इनके ऊपर राजद्रोह या देशद्रोह जैसा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा था, राजद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा था। तो उन्होंने पक्ष रखा कि ये तो आपकी सेना के सिपाही थे, इनको बंदी बना लिया था, तो उन्होंने जो कहा वो इन्होंने किया है। तो इनके ऊपर, जबकि ये मुक्त हुए, आजाद हुए, तो इनकी खुशी मनाना चाहिए। भाई इनको सजा का हकदार ये नहीं है। बहुत सारा उन्होंने किए, उसकी पैरवी में बातें बताई, लेकिन जब सामने वाला सच को सच साबित करने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है। पता है आप लोगों को? दिनेश को भी पता है। बहुत गुस्से में रहते हो यार आजकल, उस दिन डांट दिया था तब से, है ना? तो बताओ क्या बात है?
सच को सच साबित करने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से? गवाह और सबूत। गवाह और सबूत, दोनों तो एक ही है यार। तो सच को सच साबित करने के लिए सिर्फ दो लोगों की जरूरत पड़ती है। एक सच बोलने वाला चाहिए और दूसरा सच सुनने वाला चाहिए। एक बोलने वाला और एक सुनने वाला, अपने आप सच जो है सच साबित हो जाता है। कोई कितना भी सच बोले और सामने वाला यकीन ही नहीं करे तो फिर सच सच हो सकता है क्या? नहीं। अब कई बार ऐसा होता है कि जो निम्न कर्मचारी जो है किसी दूसरों की शिकायत करते हैं, सच बोलते हैं, लेकिन सामने वाला उसके ऊपर यकीन ही नहीं करता, बोलते तुम तो उसको ऐसा करना चाहते हो वैसा करना चाहते हो। जब ब्रिटिश सरकार ने पहले ही तय कर लिया था जो मुकदमा चलाना और ये वो एक फॉर्मेलिटी थी, उन्होंने तो पहले तय कर लिया था कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत नुकसान किया, इनको तो फांसी होना ही चाहिए। पहले ही तय कर लिया था कि इनको फांसी होना ही देना ही है। वो तो फॉर्मेलिटी के लिए मुकदमा चला रहे थे। इन्होंने अपना पक्ष इतना मजबूत रखा, फिर भी ये मुकदमा हार गए, मुकदमा हार गए। अब क्या किया जाए? सजाए मौत? नहीं। अब वायसराय है, वायसराय को दिया है एक अधिकार कि ये चाहे तो माफ कर सकते, जैसे राष्ट्रपति। वायसराय मतलब राष्ट्रपति। तो वायसराय लॉर्ड वेबल के पास में सजा माफ करने की अर्जी दी गई। और उनकी सजा को लॉर्ड वेबल द्वारा माफ कर दिया गया, माफ कर दिया गया। ये क्वेश्चन भी बनता है, किसने माफ किया इनकी सजा को? लॉर्ड वेबल। मुकदमा कौन लड़ा था? भूला भाई देसाई, जो अध्यक्ष थे। किस समिति का गठन किया था? बचाव समिति। कहां पर मीटिंग हुई थी कांग्रेस की? पुणे में। मुकदमा कहां चलाया था? दिल्ली के लाल किले में। किस किस के ऊपर चलाया गया था? तो शाहनवाज खान, गुरुबख्श सिंह ढिल्लन और कर्नल प्रेम सहगल के ऊपर। बाबू सुभाष चंद्र बोस के बारे में तरह तरह की कथा कहानियां हैं। एक है मौनी बाबा, मौनी बाबा की कहानी है। ऐसा बोला जाता है कि इनकी डेथ नहीं हुई थी, कोई पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं, कोई इनकी डेड बॉडी मिली नहीं, तो इसको बंद कर दो इसे।